वेद और पलक ब्लडी इश्क एपिसोड 6। दोपहर के 1 बज रहे थे। गरिमा जी घर के काम करने के साथ साथ कई बार घड़ी की तरफ देखे जा रही थी कि उन्हें पता है कि उनकी बेटी 1 बजे के पहले घर आ जाती है, पर आज उसे घर आने में काफ़ी देर हो रहा, जो देखकर उन्होंने उसे कॉल लगाया, पर उसका कॉल नॉट रीचेबल आ रहा था, जिससे वह परेशान हो गई। फिर उन्हें लगा कि शायद कॉलेज से आते वक्त वह कहीं दुकान पर तो नहीं रुक गई। उसी में कई दफ़ा तो दादी ने गरिमा जी से पूछ लिया होगा कि उनकी पोती को आने में इतना देरी क्यों हो रहा है। गरिमा जी भी देख रही थी कि क्योंकि दोनों बेटियां सुबह में तो साथ में जाती हैं, पर आने के वक्त आगे पीछे आती हैं, क्योंकि दोनों का टाइम अलग अलग जो है। पलक घर जल्दी आती है, उसके 1 घंटे बाद कहीं नंदिनी घर आई थी, पर 10 मिनट के बाद नंदिनी घर आ गई, जो देखकर गरिमा जी परेशान होते हुए नंदिनी से पूछा, बेटा पलक तुमसे मिली कॉलेज में? जो सुनकर नंदिनी बोली, मम्मी आपको तो पता है ना, मुझे पहले जीजी घर आ जाती है, मुझसे तो ना मिली। नंदिनी की बातें सुनकर गरिमा जी ने तुरंत मोबाइल हाथ में लिया और तपस्वी जी को कॉल करने लगी। तपस्वी जी ने जैसे कॉल रिसीव किया और हेलो किया तो गरिमा जी परेशान होते हुए बोली, सुनिए जी, पलक दुकान पर गई है क्या? गरिमा जी का इस तरह से पूछना तपस्वी जी बोल पड़े, पलक यहाँ क्या करेगी, वह तो कॉलेज से घर गई होगी ना, वह यहाँ नहीं आई। ये सुन गरिमा जी बोली, पलक घर नहीं आई और नंदिनी अभी आई, उससे भी मैंने पूछी, वह उससे नहीं मिली, उसका फ़ोन भी बंद बता रहा है, मुझे लगा शायद दुकान पर गई होगी, मेरा तो जी घबरा रहा है। इतना बोलकर उनकी आंखों में आंसू आ गए तो वहीं कॉल के दूसरी तरफ से तपस्वी जी बोल पड़े, गरिमा तुम परेशान मत हो, मैं कॉलेज जाकर देखता हूँ, वह ज़रूर कॉलेज में होगी, मुझे मेरी बेटी के ऊपर पूरा भरोसा है। इतना बोलकर तपस्वी जी ने कॉल कट किया और परेशान होते हुए उन्होंने अपना दुकान बंद किया और स्कूटर पर बैठकर कॉलेज के तरफ निकल पड़े। कुछ ही देर में वह कॉलेज में पहुंच गए और कॉलेज पहुंचने के बाद उन्होंने टीचर से पूछताछ किया तो पता चला कॉलेज कब का छूट गया है और बच्चे तो कब के अपने घर पहुंच भी गए होंगे। यह सुन तपस्वी जी का दिल धक धक करने लगा, उनके माथे पर परेशानियों के कई लकीरें बन गई और वह अपना चश्मा ठीक करते हुए एक बार फिर से पूछने लगे कि उनकी बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची। कॉलेज में तो अभी बहुत टीचर थे, यहाँ तक कि कुछ बच्चे लाइब्रेरी में स्टडी भी कर रहे थे, तो टीचर ने उन्हें तुरंत कहा कि वह एक बार लाइब्रेरी में जाकर चेक कर लें। यह सुनकर तपस्वी जी वॉचमैन के साथ लाइब्रेरी में, कैंटीन में, हर जगह चेक किया। वॉचमैन ने एक लड़की को वॉशरूम में भेजकर हर जगह चेक करवाए, पर पलक कहीं नहीं मिली। करीब इन सब में उनका 1 घंटा ऐसे ही चला गया। इधर घर में दादी ने न जाने कितने बार गरिमा जी को क्या कुछ सुनाया। वे लगातार यही कहे जा रही थी कि उनकी दोनों पोतियां अपने मन की हो गई हैं और उनका बेटा उन पर बिल्कुल भी दबाव नहीं डालता, जिसके वजह से वे अपनी मनमानी करने लगी हैं। तपस्वी जी कॉलेज से बाहर निकले और अपने स्कूटर के पास आकर खड़े हो परेशान होकर यहाँ वहाँ देखने लगे। इस वक्त उनकी आंखें आंसुओं से गीली हो गई थी और वह अपने आंखों से चश्मा उतारकर आंखें साफ करने लगे। वापस चश्मा पहनकर वह पलक को कॉल करने लगे, पर क्या फ़ायदा, मोबाइल बंद बता रहा था। उन्होंने बिना देरी के स्कूटर स्टार्ट किया और घर के तरफ निकल पड़े। वह बहुत ही धीरे धीरे स्कूटर चला रहे थे ताकि आसपास देख सके, ताकि उनकी बेटी कहीं दिख
जाए। काफ़ी देर तक वह स्कूटर चलाते हुए घर आए। महिमा जी गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर की तरफ देखी, क्योंकि घर का दरवाज़ा तो खुला ही था। तपस्वी जी घर के अंदर आए तो गरिमा जी रोने लगी। सब के सब परेशान थे। तपस्वी जी का लटका हुआ चेहरा देखकर गरिमा जी को अंदाज़ा हो गया कि उनकी बेटी कॉलेज में नहीं है, और वह उनके सामने आकर पूछने लगी। तो वहीं तपस्वी जी ने अपना चश्मा उतारते हुए बोले, वह तो कॉलेज से कब की निकल गई और उसका कॉल भी नहीं लग रहा है। पलक के लिए दादी भी परेशान हो रही थी, पर साथ ही साथ में वह बहुत कुछ सुनाए भी जा रही थी। उनकी बातें सुनकर तपस्वी जी जोर से बोले, माता जी आप तो चुप ही रहिए। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ है, क्या हुआ है। बिना जाने सोचे समझे आप उस पर गलत इल्ज़ाम लगाती रहती हैं। तपस्वी जी की बातें सुनकर दादी तो चुप हो गई, पर कहीं न कहीं वह भी बहुत परेशान हो रही थी। उन्हें भी डर था, लड़की जात है, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। गरिमा जी रोते हुए तपस्वी जी से बोली, देखिए हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। पता नहीं कहाँ है मेरी बच्ची। मुझे तो बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। नंदिनी भी सामने आकर रोते हुए बोली, हाँ पापा मम्मी सही कह रही है, हमें जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करना चाहिए। सब बातें कर ही रहे थे, तब तक दादी एक बार फिर से बोल पड़ी, पुलिस स्टेशन जाओगे तो हमारी इज्जत ही क्या रह जाएगी। लोग पता नहीं क्या क्या हमारे बारे में सोचेंगे। दादी बोल ही रही थी, तब तक तपस्वी जी वापस बोल पड़े, माता जी मैं फिर से एक बार आपको कह रहा हूँ, आप चुप रहिए। मुझे लोगों की फिक्र नहीं, मुझे मेरी बेटी की फिक्र है। इतना बोलकर तपस्वी जी और गरिमा जी दोनों घर से बाहर निकले और गरिमा जी ने नंदिनी को कहा कि वह घर और दादी को ध्यान दे। कुछ ही देर में दोनों जन पुलिस स्टेशन पहुंच गए। कुछ ही देर बाद तपस्वी जी गरिमा जी पुलिस स्टेशन पहुंच गए और अंदर जाते ही उन्होंने पुलिस कांस्टेबल से उन्होंने अपनी बेटी के बारे में बताया कि वह 3 घंटे हो गए अभी तक घर नहीं आई, और कॉलेज जाकर भी पता लगाया तो कॉलेज वालों ने कहा कि कब की निकल गई है। पुलिस वालों ने उनकी लड़की के बारे में पूछताछ किया, जैसे कि उसकी कॉलेज दोस्त और घर के अगल बगल में कितने फ्रेंड्स हैं, उसका मोबाइल नंबर, फ़ोटो सब कुछ लिया, और उन्होंने कहा कि पहले 24 घंटा होने दो, अगर वह आती है तो ठीक, वरना पुलिस कार्रवाई करेगी। तपस्वी जी को भी पता था कि पुलिस यही कहेगी, फिर भी माँ बाप होने के नाते वे रिक्वेस्ट करने लगे, अगर वह अभी से ढूंढ लेंगे तो वह मिल जाएगी। और उनको इतना रिक्वेस्ट करता देख पुलिस वाले ने हाँ भर दिए, और 3 पुलिस वाले फ़ोटो लेकर गाड़ी में बैठ ढूंढने के लिए निकल गए, और उन्होंने तपस्वी जी और गरिमा जी को घर जाने के लिए कह दिया। शाम का वक्त 6 बजे। पलक सुबह कॉलेज के लिए निकली थी, पर अब शाम हो गया, अभी तक घर नहीं आई और उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था, जो देखकर घरवाले तो कब से रोए जा रहे थे। वहीं पुलिस भी उसे ढूंढना शुरू कर दी, पर उसका कोई पता नहीं चला। घरवालों का रो रो के बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि पलक का कुछ भी पता नहीं चल पाया। वहीं दूसरी तरफ एक सफ़ेद कलर की गाड़ी जो बहुत तेज़ी से चले जा रही थी, और उस गाड़ी में 2 लोग थे जो आपस में बातें कर रहे थे कि इस लड़की को जल्दी से हमें सुबह होने से पहले मालिक के पास पहुंचाना पड़ेगा। उस गाड़ी के पैसेंजर सीट पर पलक के मुंह बंधा था, और साथ ही साथ में उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे, और धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। जैसे उसने पूरी
तरह आंखें खोली कि वह उठने की कोशिश की, पर वह सीट पर से डायरेक्ट नीचे गिर गई और उसके गिरने की आवाज़ सुनकर जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसने तुरंत ब्रेक लगा दिया और उसके बगल में जो आदमी बैठा था वह पीछे देखा और तुरंत पिस्तौल निकाल कर तान लिया। पलक अपनी नज़रें उठाकर ऊपर देखने लगी तो वह आदमी वापस रुमाल लेकर उसके चेहरे पर लगाया, जिससे वापस बेहोश हो गई। वह आदमी ड्राइवर को ऑर्डर देते हुए कहा, जल्दी जल्दी गाड़ी चला, रात में ही लड़की को पहुंचाना है, वरना सुबह होने तक कहीं पुलिस इसे ढूंढने ना लग जाए, पकड़े जाएंगे। उसका ऑर्डर सुनकर ड्राइवर कार स्टार्ट किया और तेज़ी से भगाने लगा। वे लोग यहाँ से जल्दी से पलक को लेकर निकलना चाहते थे। वह आदमी की पलक का फ़ोटो निकालकर किसी को भेज भी रहा था। करीब रात 9 बजे वे दोनों आदमी मिलकर पलक को एक काल कोठरी जैसे घर में लाकर रख दिया। वह अभी भी बेहोश थी। उसे कुछ नहीं पता कि वह इस वक्त कहाँ है और वे दोनों उस कमरे का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चले गए, बल्कि वे दोनों बाहर खड़े होकर पहरेदारी दे रहे थे। तभी उसमें से जो एक आदमी था उसके मोबाइल रिंग करने लगा और उसने नाम देखकर कॉल रिसीव किया। कॉल के दूसरी तरफ से आवाज़ आया, ठीक से तुम लोग पहुंच गए ना? वह लड़की ज़्यादा शोर तो नहीं कर रही है ना? यह सुनकर इधर से आदमी बोला, नहीं, वह अभी भी बेहोश है। कॉल के दूसरी तरफ से आदमी बोला, ध्यान से उस लड़की का ख्याल रखना, कहीं मुसीबत में ना डाल दे, क्योंकि बलराम को लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना बोलकर उस आदमी ने कॉल कट कर दिया। उसके कॉल कट करते ही वे दोनों आदमी आपस में बातें करने लगे। मालिक ने वार्निंग दिया है, हमें इस लड़की पर कड़ी नज़र रखना होगा, वरना यह चकमा देकर भाग सकती है। बहुत खुरापाती लड़की है। उधर बलराम कॉल कट करके ज़ोर ज़ोर से शैतानी हंसी हंसे जा रहा था, जैसे उसने अपनी ज़मीन जीत लिया हो। इधर उत्तर प्रदेश वाराणसी बालमपुर रात 11 बजे पूरा परिवार अभी भी रो रहा था, बल्कि धीरे धीरे पूरे मोहल्ले गांव में पता चल गया कि तपस्वी जी की बड़ी बेटी पलक गायब हो चुकी है, क्योंकि पुलिस उनके घर पर आकर बात कर गई थी। उन्होंने कॉलेज और रास्ते, बल्कि उनके घर के अगल बगल हर जगह चेक किया, पर पलक का कोई पता नहीं चला। उसके कॉलेज में उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था निधि। उससे भी पुलिस वालों ने पूछताछ किया, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, या वह किसी से मिलने आया जाया करती थी, या उसका कोई पीछा करता था। यह सारी बातें सुनकर विधि ने पुलिस वालों को बताया कि उसकी फ्रेंड ऐसी बिल्कुल भी आदतें नहीं थी, वह तो बहुत ही अच्छी है। वह कॉलेज से सीधा घर जाती थी। विधि भी पलक को लगातार कॉल किए जा रही थी, पर अब कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसका फ़ोन तो काफ़ी देर से बंद बता रहा था। यहाँ तक कि पुलिस वालों ने उसके मोबाइल को ट्रेस भी करने लगे, पर कॉलेज के कुछ दूरी के बाद ही उसका मोबाइल वहीं बंद बता रहा है, जिससे पता लगाना अब मुश्किल होने लगा। अगली सुबह राजस्थान उदयपुर सुबह सुबह अखबार और न्यूज़ में आने लगा कि तपस्वी जी की बेटी कल दोपहर से लापता है। जब से वह कॉलेज से निकली तो घर नहीं पहुंची और तपस्वी जी का इल्ज़ाम सीधे वेद पर लगाया था। उन्होंने बयान दिया था कि 2 दिन पहले उनके घर पर और दुकान पर आकर वेद ने धमकी दिया था और उनकी बेटी गायब होने का कारण भी वही है। यह न्यूज़ तेज़ी से वायरल होने लगा, यहाँ तक कि मुंबई में बैठा वेद को जब यह बात पता चला उसे गुस्सा तो आया, पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुंबई पुलिस को खबर किया कि वेद पर ऐसे इल्ज़ाम लगा हुआ है।
तो वेद के वकील ने ये सब हैंडल कर लिया, बल्कि सारा रिपोर्ट दिखा दिया कि वह कल से क्या काम कर रहा है और कहाँ बिजी था, जिससे कोई ठोस सबूत नहीं था कि वेद पर कोई इल्ज़ाम लगाए। वेद इस वक्त हॉल में बैठे टीवी को बड़े गौर से देख रहा था, जहां पर पलक का एक फ़ोटो शो हो रहा था और वह अपने पांचों उंगलियां आपस में जोड़ कब से पलक को घूरे जा रहा था, बल्कि उसे समझ में नहीं आया कि लड़की सच में कहाँ जा सकती है और कौन है जो इसे किडनैप किया है और इल्ज़ाम मुझ पर लग रहा है। वेद को तपस्वी जी के लगाए हुए इल्ज़ाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में यह बात हिट हो गई कि आखिर इस लड़की को अगवा किसने किया है। इसका मतलब कि जो कोई है इस मामले में उसने अपना काम तमाम कर लिया ताकि उसका शक मुझ पर जाए। यह न्यूज़ तो राजस्थान में भावेश और बलराम को भी पता चल गया, जिससे भावेश ने वेद को मिलने के लिए बुलाया था और वेद भी उससे मिलने राजस्थान चला गया। क्योंकि उसे कहीं बाहर जाना था, उसने सोचा कि एक बार वह भावेश से मिलकर उसे बता देगा कि इस मैटर को थोड़ी दिन के लिए साइड रखना होगा। यही सोचकर वह भी राजस्थान चला गया और वहीं से उसे इंडिया से बाहर जाना था। वहीं काल कोठरी रूम में पलक होश में आ गई थी और जैसे वह आंखें खोली तो खुद को एक बंद कमरे में पाई। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी क्योंकि उसके मुंह पर पट्टी नहीं लगा था। उसकी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खुला और वह जिस ओर से उजाला आ रहा था उसी ओर देखी तो दो लोग चलते हुए उसके पास आए। एक के हाथ में प्लेट में कुछ खाने को था और वह लाकर उसके सामने रखा। पलक काफ़ी देर से बंधी हुई थी और उसके चेहरे पर पसीने के बूंदे बने हुए थे और वह उन दोनों को देखकर एकदम से डर गई और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, कौन कौन हो तुम लोग? मैं कहाँ हूँ? दोनों खड़े थे। उसमें से एक लड़का बोला, ए लड़की, ये चुपचाप खा ले और ज़्यादा शोर मत करना, वरना मालिक के बिना ऑर्डर से ही मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। उसकी आवाज़ सुनकर पलक तो काँपने लगी और वह रोते हुए बोली, मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे घर जाने दीजिए, प्लीज़ प्लीज़। इतना बोलकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसमें से दूसरा लड़का बोला ना, एक बार शोर मत कर तो मत कर, वरना यहीं ठोक दूंगा। मालिक का ऑर्डर है तुझे सही सलामत उनके पास पहुंचाने का। उसने गन निकाला और उसके माथे पर पॉइंट किया, जो देखकर पलक तो एकदम सदमे में चली गई और वह डर के मारे अब धीरे धीरे रोने लगी। उसमें से पहले वाले लड़के ने कहा, इसका हाथ खोल दे ताकि यह खाना खा ले। इतना बोलकर दूसरे वाले ने उसका हाथ खोल दिया और खोलते वक्त ये भी बोला, ज़्यादा होशियारी मत करना क्योंकि तू इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। सिर्फ यहाँ दीवारें हैं, तेरी आवाज़ भी कोई नहीं सुन सकता क्योंकि इस वक्त तू जंगल में है। इतना बोलकर दोनों हंसने लगे और दोनों उस कमरे से बाहर निकले और बाहर से उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उन दोनों के जाते ही पलक उठ खड़ी हुई और यहाँ वहाँ भागने लगी। वह यहाँ से भागना चाहती थी पर बेचारी को उस कमरे में अंधेरे के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। छोटी सी खिड़की थी जहाँ से सिर्फ उसका हाथ बाहर जा सकता था, वह नहीं, उस खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी। वे दोनों लड़के बाहर खड़े होकर आपस में बातें करने लगे। इसके गायब होने का मीडिया में न्यूज़ फैल गया है, इसलिए मालिक ने इसे यहीं रखने के लिए कहा है। जब मैटर क्लोज हो जाएगा तब उनके पास सौंपा दिया जाएगा। दोपहर का वक्त, राजस्थान।
वेद आ रहा है। इसलिए भावेश ने उसके आने की खबर में बहुत बड़ा रॉयल प्लेस बुक किया था ताकि उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। वह अपने हवेली पर नहीं बुलाया था क्योंकि वे अपने आने जाने की खबर लोगों को नहीं पता चले, क्योंकि दुश्मन के कई दुश्मन होते हैं और वह अपनी उपस्थित जाहिर नहीं होने देता। वेद और भावेश भी दोनों रॉयल प्लेस में मिले। भावेश ने वेद का बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया। इन सब चीज़ों की कोई भी लालच वेद को नहीं था। वह तो सिर्फ अपने काम को लेकर ज़्यादा सीरियस रहता है। वेद ने भावेश को साफ साफ मुद्दों में पूछा, तपस्वी मिश्रा की बेटी को गायब होने में कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं है ना? यह सुनकर भावेश हड़बड़ा गया और बोला, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर यह सब मुझे करना होता तो मैं कब का कर दिया होता। मुझे यह सब नहीं करना, इसलिए तो यह काम मैंने तुम्हें सौंपा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि काम में कोई बाधा आए, इसलिए तो इतना इंतजार किया। वेद बड़े गौर से भावेश को नोटिस कर रहा था। उसके हाव भाव, बोलने का तरीका, सब कुछ, पर कुछ बोला नहीं, बल्कि हाँ में सिर्फ हिला दिया। भावेश वेद की बहुत खातिरदारी में लगा हुआ था। इन सब में उसके 1-2 घंटे चले गए। उसके बाद उसने खड़ा होते हुए कहा कि अब मुझे बाहर जाना है क्योंकि मुझे कुछ काम है। वेद का इतना कहना कि भावेश भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर हैंडशेक किया और वेद वहाँ से निकल पड़ा। वेद के जाने के बाद भावेश समझ गया कि हो ना हो ये सब काम उसके भाई ने ही किया है और उसे बताना जरूरी नहीं समझा। वह तो अब परेशान होने लगा। उसने तुरंत भावेश को कॉल लगाया और हवेली आने के लिए कह दिया। थोड़ी देर बाद भावेश भी हवेली पहुंच गया और वह अपने भाई को देख गुस्से में बोला, तुमने सारा का सारा गुड़ गोबर कर दिया। इतना अच्छा सब कुछ हो रहा था, तुमसे देखा नहीं गया, तुमने सब बर्बाद करके रख दिया। भावेश अपने भाई बलराम के ऊपर पूरा गुस्सा निकाल रहा था, तो वहीं बलराम शांति से बेशर्म के जैसा खड़ा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। उसको इस तरह शांत देख भावेश आगे बोला, कहाँ रखा है उस लड़की को? जल्द से जल्द उस लड़की को छोड़ दो, वरना यह मैटर बहुत आगे तक बढ़ जाएगा। ये जो ज़मीन मिलते मिलते हाथ से निकल जाएगा। यह सुन बलराम बोला, भाई साहब आप शांत ही रहिए, ये सब मैं देख लूँगा। मुझे क्या करना है मुझे अच्छे से पता है, मैं सारा का सारा मामला क्लियर कर दूँगा। बस आप चुपचाप देखते जाइए। भावेश दांत पीसते हुए कहा, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम तो बर्बाद करके रख दोगे। तुम्हें क्या लगता है उस लड़की ने इतना कुछ किया? वेद लोहिया अगर चाहता तो उस लड़की को बर्बाद कर सकता था, यहाँ तक कि बहुत कुछ उसके साथ कर सकता, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि वह सब काम दिमाग से करता है, कहाँ पर क्या करना चाहिए। पर तुम में थोड़ी भी अक्ल नहीं है। तुमने लड़की को अगवा कर लिया, अब जल्दी से उस लड़की को रिहा करो वरना। बलराम अपने भाई को देखते हुए कहा, वरना क्या? भाई साहब आप बहुत डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप वेद लोहिया की तारीफ कर रहे हैं, मैं उससे भी ज़्यादा समझदार हूँ। मुझे पता है गेम कैसे खेलते हैं। मैं भी गर्म लोहे पर हथौड़ा दे मारा। और वैसे भी यह केस कितना भी आगे जाने दो, इसमें हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि वेद लोहिया उनके घर पर जाकर धमकी दिया। पुलिस का शक वेद पर जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। बलराम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर भावेश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह गुस्से में आगे बोला, तुम चाहते हो बेफिक्र और मैं रहूं? तुम्हें लगता है पुलिस वालों को शक वेद पर नहीं गया होगा? अगर उसकी गलती होता तो वह अब तक सलाखों के अंदर रहता, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसने ऐसा काम किया ही नहीं है। सबूत तो चाहिए ना। जब वेद के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो वह चुप रहने वालों में से नहीं है, इतना याद रखना।
भले तुम मेरे भाई हो, पर तुमने जो यह काम किया है ना, अगर इससे मेरा नुकसान हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे छोटे भाई हो। फिर सड़ते रहना जेल के सलाखों में, जहाँ पर भी तुमने इस लड़की को छुपा के रखा है। जल्द से जल्द इसके घर भेजो। इतना बोलकर भावेश वहाँ से चला गया। उसके जाते ही बलराम गुस्से में तिलमिलाने लगा और अपने एक हाथ से अपने बालों में फेरने लगा। उसके भाई के कहे हुए शब्द उसके कानों में गूंजने लगा। उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि वह क्या कर बैठे। सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे इस बात का आ रहा था कि उसका भाई उस पर यकीन करने के बजाय परायों पर कर रहा है, जो उसे हजम नहीं हो पा रहा। बलराम काफ़ी देर तक सोचते रहा और सोचने के बाद फाइनली उसने डिसीजन लिया कि वह पलक को उसके घर नहीं छोड़ेगा, बल्कि उल्टा गेम खेलने का। उसने प्लान बना लिया। उसने सबसे पहले अपने आदमियों को कॉल लगाया और कहा कि उस लड़की को वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दे। बलराम की बात मानकर वे दोनों ने दरवाज़ा खोला और देखा तो पलक अंदर रो रही थी। उसने खाने का एक भी दाना नहीं खाई थी, जो देखकर एक लड़का आगे बढ़ते हुए गया और तेज़ आवाज़ में बोला, ए लड़की, तुझे सुनाई नहीं दिया? हमने कहा ना खाना खा, तूने खाना क्यों नहीं खाई? उस लड़के का इतना कहना कि पलक एक बार फिर से गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दीजिए। मेरे पापा मेरा इंतज़ार करते होंगे, मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। पलक जिस तरह से रो गिड़गिड़ा रही थी, उसकी हालत देखकर वे दोनों लड़के बस एक दूसरे को देखने लगे, पर उन्हें जरा भी दया माया नहीं आया और उस लड़के ने इशारा करते हुए दूसरे लड़के को इशारा दिया, जिसका इशारा था कि यहाँ से इसे लेकर जाना है। दूसरा लड़का उसके पास आते हुए कहा, अब यह खाए ना खाए, इसे लेकर यहाँ से जल्दी से निकलना है, वरना बाद में निकल नहीं पाएंगे। इतना बोलकर वह लड़का पलक के पास जाने लगा, जिसे देखकर पलक रोने लगी। उसके हाथ पैर बंधे थे, बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती और देखते ही देखते उस लड़के ने पलक को बेहोश कर दिया। उसके बाद का उसे कुछ भी नहीं पता कि वह कहाँ जा रही है, उसके साथ क्या होगा। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।